और अब खबर आपको किसानों से जुड़ी बता देते हैं। दरअसल हरियाणा और पंजाब से किसान एक बार फिर बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं बल्कि पैदल ही दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आज यानी 6 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकलेगा और उसके बाद धीरे धीरे किसानों का ऐसे ही जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। 6 दिसंबर को इस मार्च की शुरुआत यानी आज से इस मार्च की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले समय में किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर इकट्ठे होने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का सब्र टूटा, अब और नहीं इंतजार, किसान दिल्ली कूच को तैयार। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से डेरा डाले बैठे किसान संगठन दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 101 किसानों का एक जत्था शुक्रवार दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर विरोध स्थल से दिल्ली के लिए कूच शुरू करेगा। हमने पूरा देश दुनिया के समक्ष ये ऐलान करके रखा है कि हम जत्थों में जाएंगे और ये भी तय हो गया कि 101 आदमी जाएंगे। उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई, इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है और पीसफुली जाएंगे। यानी कि शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों और प्रशासन के बीच टकरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अंबाला में धारा 144 लगा दी है। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। किसानों के दिल्ली जाने पर रोक लगा दी गई है। शंभू बॉर्डर के पास विरोध स्थल पर नोटिस जारी किए गए हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की सख्ती को लेकर के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि अब किसानों के जत्थे पैदल ही दिल्ली की ओर जाएंगे। इसके बाद भी उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर अब भी सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकती है तो यह उनके लिए नैतिक जीत है। केंद्र अथवा हरियाणा की सरकार ये बॉर्डर नहीं खुलने दे रही है, तो इसमें सरकार की बदनीति है। ये मंजूरी लेने के नाम पर, दूसरी बातें करने के नाम पर, ये केवल और केवल हमें किसी भी रूप में पैदल जाएं, 2 जाएं, 50 जाएं, 100 जाएं, ये दिल्ली जाने नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब एवं हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के दिल्ली मार्च को रोक दिया था। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान पंजाब के किसान शुभकरण सिंह की तब मौत हो गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से किसानों का सब्र जवाब दे रहा है। सबकी निगाहें अब सरकार के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रदेश जिला सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का आदेश जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस आदेश के बारे में कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखकर जानकारी दी है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हरियाणा महाराष्ट्र में हार, दिल्ली से यूपी तक हाहाकार। यूपी कांग्रेस में ओवरहॉलिंग। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र। कांग्रेस को मिल रही लगातार हार से पार्टी में हाहाकार मचा है। पार्टी में तमाम बदलाव की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में पार्टी ने इसकी शुरुआत किंग मेकर प्रदेश यूपी से कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को भंग करने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में संगठनात्मक बदलाव को लेकर यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी आदेश के बाद पुराने पदाधिकारी, कार्यकारी समिति के सदस्य अब इन पदों पर नहीं रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कमेटी, जिला, शहर एवं ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नए सिरे से संगठन की मांग हो रही थी। इसके साथ ही प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की विस्तार की भी योजना बनाई गई है। इसे लेकर प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर गुरुवार देर रात मुहर लगा दी गई है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। अब नए सिरे से कमेटी का गठन करने के लिए 6 राष्ट्रीय सचिव प्रदेश अध्यक्ष जिलों का दौरा करेंगे। इसके बाद यही सक्रिय नेताओं को देखा जाएगा, उनकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पिछले साल अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 25 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया गया था। यूपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके साथ ही संगठन में 38 महासचिव और 76 सचिव नियुक्त किए गए थे। अब पार्टी को नया कलेवर देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। संगठनात्मक बदलाव का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना है। पार्टी नए नेतृत्व का चयन करेगी जो जमीनी मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सके। वहीं पुराने नेताओं की जवाबदेही तय करने का भी प्रयास होगा। कांग्रेस का ये फैसला उन क्षेत्रों में ज्यादा असर डालेगा जहां पार्टी का वर्तमान में कम प्रभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद 13 दिन बाद नई सरकार का गठन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए यह राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो अपने सहयोगी हैं उनको भी साधने की चुनौती जनता के मुद्दों के साथ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फडणवीस की शपथ, आगे विकास का पद, मिली बड़ी जिम्मेदारी, जनता को आशा भारी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलो, न जाने कब मुंह में सरस्वती का वास हो और आपकी बात सच साबित हो जाए। आज ये बात फडणवीस पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। साल 2019 में सीएम पद से त्यागपत्र देते समय देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही थी। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं, तब 5 साल पुरानी उनकी लाइन बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौटे हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में है। महाराष्ट्र की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने पहला हस्ताक्षर पुणे के मरीज को 5 लाख की मदद वाली फाइल पर किया। इसके साथ ही फडणवीस ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास ही एक रास्ता है जिससे जनता के दिलों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक कर दी कि उनकी सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन ये सरकार जनता के लिए होगी। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है। और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार संभालते ही फडणवीस ने साफ कर दिया कि यूं तो यह गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके फैसले मजबूत होंगे। और राज्य में गृह मंत्रालय पर फंसे पेच पर भी यह जाहिर कर दिया कि यह पद बीजेपी के पास ही रहेगा और मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को अपने पास ही रखेंगे। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे,
महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और जाति जनगणना पिछली सरकारों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो चुकी है। इसको लेकर फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि इस विषय को वो ठंडे बस्ते में डालने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध